नमस्ते बच्चों, आप काव्य विभाजन पढ़ रहे हैं और काव्य विभाजन में आपने आदिकाल के बाद भक्तिकाल के सभी भागों को आपने पढ़ा, सभी शाखाओं को जाना और उसके बाद ये रीतिकाल के विषय में आज मैं आपको बताऊंगी कि रीतिकाल की क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि क्या रहे हैं, रीतिकाल किन भागों में विभाजित हुआ है और प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं। तो रीतिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 1643 से 1843 तक माना है। केवल रामचंद्र शुक्ल ने, बाकी आलोचकों ने इसे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना है। रीतकालीन जो समय है वो मूलतः 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। रीतकाल में सामान्य तथा श्रृंगार प्रधान लक्षणों की रचना हुई। रीति शब्द काव्य शास्त्रीय परंपरा के अर्थ का वाहक है। रीति से आशय है जो संस्कृत में काव्य शास्त्रीय रचनाएं हुई हैं। काव्य शास्त्रीय रचनाओं से आशय है, बेटा मैं आपको समझा दूं कि ऐसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जिनमें ये बताया गया है कि रस क्या है, अलंकार क्या है, रीति क्या है, नीति क्या है, शब्द शक्तियां क्या हैं, शब्द का स्वरूप क्या है, शब्दों का विभाजन कैसे होता है। ऐसे जब जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत में काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहलाए गए और उनके जो लिखने वाले थे वो बड़े ही विद्वान, उद्भट विद्वान थे। उनमें नाम आता है मम्मट और आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र इत्यादि विद्वानों का आता है। उन्हीं विद्वानों की रचनाओं को आधार बनाकर रीतकाल के आचार्यों ने ये रीतकालीन लक्षण ग्रंथ लिखे काव्य शास्त्रीय परंपरा के। तो उसी काव्य शास्त्रीय परंपरा का बोधक है ये रीति शब्द। रीति शब्द से आता है लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ से मतलब है कि ये बताना कि रस क्या है, छंद क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, कविता क्या है और उसमें रीति कौन सी है, शब्द शक्ति क्या है, इन सब चीजों के वाहक हैं ये काव्य शास्त्रीय परंपरा में लक्षण ग्रंथ। तो रीतिकाल को रीतकालीन संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इस काल के कवियों ने श्रृंगारिक छंद तो रचे ही, साथ में वे श्रृंगार रस की सामग्री के साथ साथ लक्षणों के उदाहरण देने के साथ रीतिबद्ध भी थे। यानी कि उन्होंने वो प्रेम पूर्ण या श्रृंगारिक भयंकर श्रृंगारिक काव्य रचनाएं हुई हैं इस काल में, तो वो तो लिखे ही जा रहे थे लेकिन वो ध्यान किस चीज का रख रहे थे, वो इस समय भी लक्षण ग्रंथों को रीतिबद्ध कर रहे हैं। इस काल में श्रृंगार को सबसे अधिक बल दिया गया, इतना अधिक बल दिया गया इस काल में श्रृंगार को कि कभी काव्यों में अश्लीलता भी आ गई है। लेकिन आचार्यों ने इस सब का ध्यान न देते हुए उन्मुक्त प्रेम का गायन किया है। भयंकर श्रृंगारिकता के साथ रचनाओं को उन्होंने रचना करी है। रीतकालीन विभाजन मुख्यतः 3 भागों में हुआ है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने शास्त्रीय ढंग के आधार पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की है। जैसे मैंने अभी रीति शब्द का व्याख्यान दिया है, रीति शब्द को बताया है, तो इस जो रीतिबद्ध कवि वो कवि इसमें आ रहे हैं एक वर्ग में जिन्होंने शास्त्रीय ढंग से लक्षण और उदाहरण अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किए। काव्य शास्त्री जैसे मैंने बताया था कि मम्मट ने और विश्वनाथ ने, अभिनव गुप्त ने, क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने, इन विद्वानों ने जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं का सीधा अनुगमन करने वाले जो आचार्य थे वो आचार्य क्या कहलाए, रीतिबद्ध वर्ग में आए। इसलिए रीतिबद्ध वर्ग में आने वाले जो कवि थे उन्हें आचार्य कहा गया, क्योंकि ये साधारण कवि नहीं थे। उन्होंने बड़े ही विशद
बड़े ही विशद क्षेत्र का यूं कहिए कि रचनाएं करी हैं। ये साधारण नहीं है, लक्षण ग्रंथ लिखना साधारण कार्य नहीं है। तो जो ऐसी काव्य रचना में प्रवृत्त हुए, ऐसे रचनाकार, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ और उनके उदाहरण प्रस्तुत थे। इसमें केशव का नाम सबसे ऊपर आता है, बड़े विद्वान थे केशव। मतीराम चिंतामणि देव कुलपति कहते हैं कि केशव के बारे में एक थोड़ी सी दंत कथा भी है। कहते हैं जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का काव्य सृजन कर दिया तो उन्हें लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पांडित्य बल के कारण उन्होंने कहा, इन्हें तो काफी दिनों में रामचरितमानस लिखी है, मैं एक दिन में भगवान राम का गायन कर सकता हूँ। क्योंकि केशव की जो पूरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड था वो संस्कृत से संबद्ध था। तो ये व्याकरण के बड़े ज्ञानी थे और संस्कृत भाषा से संबद्ध थे। कहते हैं कि केशव ने सिर्फ एक रात्रि में 24 घंटे में रामचंद्रिका का सृजन कर दिया और वो इतने पांडित्यपूर्ण ढंग से लिखा, क्योंकि संस्कृत से सीधा जब कोई व्यक्ति हिंदी में लिखेगा तो क्लिष्टता उसमें आ जाना स्वाभाविक है। एक ही रात्रि में 24 घंटे में ही उन्होंने रामचंद्रिका लिख डाली और रामचंद्रिका इतनी कठिन हो गई कि साधारण जनमानस को समझ में नहीं आती। उसके छंद, 2-10 छंद, इतने तो छंद हैं कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो इसलिए आलोचकों ने या कहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। उन्हें कहा कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है? सीधा सीधा उन्होंने कह दिया केशव। इनकी रचनाएं इतनी कठिन हो गई कि लोगों को समझ में ही नहीं आई, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। और इसी कड़ी में मतीराम, चिंतामणि देव, कुलपति मिश्र आदि विद्वान आते थे। दूसरा वर्ग था रीति सिद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते थे जिन्होंने लक्षण और काव्य शैली पर सृजन तो नहीं किया, बहुत कठिन होते हैं लक्षण ग्रंथ लिखना। तो इस वर्ग के कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे, ना उस शैली पर काव्य सृजन किया। लेकिन हाँ, काव्य सृजन करते समय लक्षण ग्रंथों का ध्यान अवश्य रखा कि अलंकार आ जाए, रसों का ध्यान रखा कि इसमें ये रस हो, इसमें ये रस हो, हास रस की बात तो हास रस, श्रृंगार रस की बात, इन चीजों का उन्होंने ध्यान रखा। इसलिए रीत सिद्ध में बिहारी, रसनिधि, सेनापति जैसे विद्वान कवि आते हैं। रीति मुक्त में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से, लक्षण ग्रंथों से, काव्य शास्त्रीय परंपरा से पूर्णतः मुक्त थे। उन्होंने कहा कि हम इतने कठिन चीज में नहीं पढ़ना चाहते। वो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो गए और उन्होंने स्वतंत्र होकर प्रेम का गान किया, उन्मुक्त प्रेम के गायक कहलाए। और इन कवियों ने श्रृंगार को इतना ऊंचा, श्रृंगारिक वर्णन इतना ज्यादा किया जिसकी कोई सीमा नहीं। घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव इसी वर्ग के दिग्गज कवि हैं और इन्होंने श्रृंगारिकता या कहिए कि घोर श्रृंगारिकता को जन्म दिया। इसलिए ये काव्य, रीतिकालीन काव्य श्रृंगारिक काल कहलाया जाने लगा। तो इस काल के प्रमुख कवि और रचनाएं तो जैसे कि विद्वान केशव, इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतनबामी, इसमें रामचंद्रिका इनका महाकाव्य है। हालांकि ये पहले नहीं लिखा है, लेकिन रामचंद्रिका इनका महाकाव्य। अगर कोई पूछे रामचंद्रिका क्या है तो तुरंत है महाकाव्य। घनानंद ने लिखी सुजानहित, योगवेली, प्रेम पद्धति। ज्यादातर इन्होंने इनकी रचनाओं में सुजान नाम आएगा क्योंकि ये सुजान नामक एक लड़की से प्रेम करते थे और इन्होंने जो भी रचनाएं की वो इनके लास्ट में सुजान वर्ड इन्होंने रखा है। रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की रचना करी। बोधा ने इश्कनामा, ठाकुर ने ठाकुर ठसक, आलम ने मधवानल, कामकांदला नामक रचनाएं करी। अब बेटा आप ये जान लीजिए कि इस
काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? तो सीधी सी बात मैंने कहा ही ये है कि उन्मुक्त प्रेम का गायन हुआ। जब इतना ज्यादा प्रेम का गायन हुआ तो श्रृंगार रस की जो प्रधानता है ये हो जाना लाजमी है। सीधा सीधा उन्होंने श्रृंगार रस को बहुत ऊंचा पहुंचा दिया। और आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि इन्होंने स्त्रियों के नख से लेकर सिख यानी कि पैर के नाखून से लेकर चोटी तक के सभी अंगों का वर्णन कर डाला। इसलिए इस प्रवृत्ति में रीत काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता आ गई। इस एक रीतकालीन प्रवृत्ति ये भी हुई कि नारी के नख से लेकर सिख तक का वर्णन, नक्सिक वर्णन जिसे कहा गया। नारी के प्रेम का स्वरूप की प्रधानता, इसमें नारी को प्रेम का स्वरूप की प्रधानता है। लक्षण ग्रंथों की बहुलता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काव्य शास्त्र ग्रंथ इसमें बहुत लिखे गए। ब्रज भाषा की प्रधानता, रीतकालीन जो काव्य रहे हैं उनमें जितनी भी काव्य रचनाएं हुई हैं वो सभी मुद्दा ब्रज भाषा में लिखी गई है। और अलंकारों की बहुलता, रीतकालीन काव्यों में अलंकारों की बहुलता अनायास ही आ गई। ऐसा नहीं है कि प्रयास करके अलंकार डाल रहे थे कवि लोग, अनायास ही उनके काव्य में अलंकारों की बहुलता आ गई। इस प्रकार आपने रीतकालीन प्रमुख प्रवृत्तियां जानी, प्रमुख कवि रचनाएं जानी और रीतकालीन काव्य किन किन भागों में विभाजित हुआ ये जाना और रीतकाल के बारे में सामान्य परिचय आपने जाना। आशा है आपको